नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी में जैसे आप देखिएगा अंडर ग्रेजुएट है, उसके बाद फिर एक ग्रेजुएट लेवल है, एक अंडर ग्रेजुएट है, 10+2 है, उसके बाद ग्रुप डी का आप देख लीजिए। उसके बाद एसएससी जीडी जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टैटिक जी जनरल नॉलेज का जो पोर्शन में करवाना चाहिए। लगभग लगभग 5 से 7 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग बताइएगा कि आपको छोटे छोटे में चाहिए या बड़े बड़े में, मतलब कि छोटा लेंथ में वीडियो चाहिए या बड़ा लेंथ में, कुछ और ना समझिए। ठीक, अगर आपको छोटे लेंथ में चाहिए तो कमेंट कीजिए, बड़े लेंथ में चाहिए तो कमेंट कीजिए। बड़े लेंथ में अगर रहेगा तो वीडियो जैसे सपोज 1 आवर का रहेगा तो आपका जो है जल्दी कंप्लीट होगा, तब फिर 5 से 6 वीडियो में हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे वीडियो में रहेगा जैसे हाफ एन आवर में, तो फिर ये लगभग लगभग 10, 12, 13 भी पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन एक आपसे यही कहूंगा कि आप इसको कान में ईयरफोन लगा लीजिए और एक पेन और एक पेज ले लीजिए। पेज मतलब ये कॉपी ले लीजिए, और उसके बाद जो कुछ उसमें आपको कुछ लगे कि हाँ हमको नोट करना है, वो आप नोट करते चले जाइए। एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, विश्वास मानिए। अगर आप इसको पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी दीजिएगा ना, कहीं किसी भी एग्जाम का टेस्ट दीजिएगा तो आपको फील होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक तरफ से एवरग्रीन जीके बोल सकते हैं, जो कि हमेशा किसी भी मौसम में रहता है। ठीक, मतलब किसी का मौसम मतलब किसी भी पेपर में ये सब मिलता ही मिलता है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज गुड़ी पड़वा सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ द चैत्र एज पर द हिंदू कैलेंडर। देखिए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो अगर बात करें तो हिंदू पंचांग यानी कि हिंदू कैलेंडर बोल रहा है, यानी कि हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग। तो देखिए हिंदू पंचांग में जो हमारा जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो कब से स्टार्ट होता है? होली के बाद। फागुन हमारा लास्ट होता है, साल का लास्ट होता है फागुन, और स्टार्ट होता है चैत्र से। यहां तक ठीक है? तो इसी चैत्र के फर्स्ट पहला दिन ही हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं। ये ज्यादातर आपको मनाते हुए मिलेगा कहां पर? जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहीं पर मिलता है। ये सब न्यू एकदम से नए वर्ष का है ये। अब यही नए वर्ष क्या है, विभिन्न जगहों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अगर इसी में हम जैसे गुड़ी पड़वा हो गया इधर यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब रीजन में हो गया। तो अगर यही हम असम का बात करें तो असम में ये किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से मनाया जाता है न्यू वर्ष? इसको बोलते हैं बोहाग बिहू महोत्सव। बोहाग बिहू महोत्सव। उसके बाद फिर अगर और बात किया जाए तो यहाँ से आपका जैसे कि गुड़ी पड़वा हो गया, उगाड़ी हो गया, बोगा बिहू भी हो गया, बीसू। अब जैसे यहाँ पर कहा जाता है बीसू। अब ये बीसू या बीसू बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन ये जो मनाया जाता है ये केरला राज्य में हो गया। विशु भी वो विशु हो गया या विशु बोल गया। पाना संक्रांति या ओडिया नववर्षा। देखिए ओडिया नववर्षा बोलते हैं, वहां पर नव वर्ष हम लोग बोलते हैं, वो नववर्षा बोलते हैं। ठीक, तो ओडिया नववर्षा हो गया, पाना संक्रांति हो गया, ये जो है उड़ीसा में। पाना या ओडिया नववर्षा उड़ीसा। उसके बाद फिर बात कहते हैं तो पोइला बोईसाख। पोइला बोईसाख, अब देखिए लैंग्वेज समझ में आ रहा है। पोइला बोईसाख कहाँ बोले? वेस्ट बंगाल। ठीक, पुथांडु पुथांडु ये कहां पर? तमिलनाडु। पुथांडु तमिलनाडु। इसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न जगहों में विभिन्न विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे जो भी जैसे फेस्टिवल मेन है, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम देखते हैं। जैसे कि सूरज कुंड मेला एक लगता है, सूरज कुंड। ये कहां पर लगता है? तो ये है हरियाणा के सूरज कुंड में। सूरज कुंड मतलब कि हरियाणा का एक जिला है फरीदाबाद। तो सिंपली यही पूछा जाता है, मतलब डायरेक्ट पूछ लेता है कहां पर लगता है? फरीदाबाद ऑप्शन में रहेगा बोलिए। सुंदर कुंड मेला। उसके बाद फिर और का बात किया जाए तो एंथ्यूरियम। तो एंथ्यूरियम मतलब क्या है? ये एक प्रसिद्ध फूल के नाम पे है, और ये भी एक त्योहार, प्रमुख पर्व है, त्योहार बोलिए। एंथ्यूरियम ये कहां पर है? तो ये है मिजोरम से संबंधित। उसके बाद फिर अगर हम बात करें चेरा गोवा मणिपुर में होता है। एंथ्यूरियम हो गया मिजोरम में। फिर चेरा ओवा ये मणिपुर का है।
तो ये ध्यान रखिएगा। एंथोरियम, एंथोरियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में पिछले बार, और एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। चेरा होगा मणिपुर से संबंधित, ये पूछा जाता है, रेडी कभी कभी पूछ लेता है, हमेशा नहीं पूछता है। लोसर हो गया, ड्री हो गया, सोलुंग। अब देखिए लोसर आपको बहुत बार सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ड्री आपको कम मिला होगा, लेकिन सोलुंग मिला होगा एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये भी पूछा जाता है, ड्री भी पूछता है कई बार। अब ड्री को लोग ट्री भी बोल देते हैं, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और उसके बाद आओलेंग, ये आओ है यार, गलत हो गया क्या, आओलेंग। आओलेंग जो है नागालैंड, नागा जनजाति है वहां पर, नागालैंड में, नागा जनजाति पाई जाती है। और अच्छा नागा पहाड़ी भी है, नागा पटकाई, ठीक। हॉर्नबिल तो पता ही है, नागालैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बोला, गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा का ही विभिन्न नाम है। जैसे कि आप देखिएगा कहाँ पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद फिर कर्नाटक, इसमें कहाँ पर, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, इसी में इसको हम बोलते हैं क्या, उगाड़ी या उगादी, युगादी, या इसको और एक नाम से, मतलब उगादी ही बोलिए, बस इतना प्रोनाउंसिएशन रखिए तो आपको एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी एक तरफ से क्या है, नए साल का त्योहार, ये उगाड़ी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, एक नाम देता है एग्जाम में आपको, क्या नाम है, सोगात्सु, सोगात्सु। अच्छा, ये अभी आया है ट्रेंड में सोगात्सु, इधर 4-5 साल में, उसके पहले इतना नहीं देखने को मिलता था। ये क्या है, जापान का एक फेस्टिवल है। कहाँ का, जापान का फेस्टिवल है सोगात्सु। लेकिन अब ये नहीं कि हाँ आप सभी लेके बैठ जाइए पूरा हर एक देश का फेस्टिवल पढ़ने के लिए, बहुत लंबा। यहाँ पर अगर देखिएगा आप, लोसर त्योहार, जो लोसर त्योहार का हमने बात किया था, ये मोनपा, मोनपा जनजाति है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, मोनपा जनजाति ने, मतलब मोनपा जनजाति ये त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आगे थोड़ा सा अगर देखा जाए, बढ़ा जाए, तो आगे देखेंगे जैसे बैसाखी। बैसाखी क्या है, एक ये पंजाब में मोस्टली मनाया जाता है, पंजाब हरियाणा साइड में, पंजाब हो गया ज्यादातर मेन। और ये फसल जब होता है तो भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। हुसरी, हुसरी कहाँ का है, तो हुसरी जो है असम का है, ये असम का। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये बिहू का ही एक पार्ट है हुसरी, बिहू जो फेस्टिवल है उसी में है ये हुसरी, मतलब एक उसमें रंग प्रदर्शन कुछ होता है, उसी से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर ये हुसरी जो है बिहू से रिलेटेड असम में है। अच्छा, हम देखते हैं जो मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति जो फेस्टिवल होता है उसको भी बहुत जगह बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें मकर संक्रांति को, पहले तो हम यूपी, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड, ये सब क्या करते हैं, खिचड़ी के नाम से पुकारते हैं, खिचड़ी आ गया। अच्छा, यहीं पर एक वांगला भी पूछा जाता है, वांगला, वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में। और ये जो है मेघालय है, और ये फसल कटाई वाला फेस्टिवल है, फसल कटाई। तो जिस प्रकार से बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, फसल कटाई है, जब भगवान को धन्यवाद करते हैं, उसी तरह से वांगला जो है मेघालय में मनाया जाता है। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए कुछ हम देखते हैं मकर संक्रांति से, जैसे खिचड़ी का आपको पता है, बात हो ही गया था। खिचड़ी में क्या है, यूपी, ईस्टर्न यूपी, ठीक, बिहार, उसके बाद फिर झारखंड, ये सब ले लीजिए, ठीक। लोहड़ी, लोहड़ी कहाँ मनाए, तो लोहड़ी जहां तक आप बोलिएगा कि सर ये तो पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है लोहड़ी। उसके बाद माघ बिहू, माघ बिहू अभी आपको बताया गया था, कहाँ मनाया जाता है जरा बताइए। तो पहले आपको बिहू से पता चल रहा है कि बिहू कहाँ मनाते हैं, असम में, तो माघ बिहू कहाँ हो जाएगा, असम। लोहड़ी हो ही गया ना यार, पंजाब हरियाणा। पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल जो है तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है। अच्छा, पतंग महोत्सव तो गुजरात का हो गया, पिछले साल मोदी जी पतंग भी उड़ा रहे थे जाकर के, याद है कुछ। तो ये पतंग महोत्सव हो गया, पोंगल हो गया, लोहड़ी हो गया, माघ बिहू हो गया, खिचड़ी हो गया। मोस्टली यही सब पूछा जाता है, कुछ एक दो चीज और पूछे जाते हैं, वो सभी में अभी। अब इसी के देखिए पौष संक्रांति, एक होता है पौष संक्रांति। ये जो है पौष संक्रांति, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में इसी मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अरे मकर संक्रांति का पर्व कब होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो जनवरी में आपको बोलते होंगे,
जनवरी में कब? 14-15 जनवरी, पता है ना यही। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई थोड़ा सा जो भी चीजें फेस्टिवल वगैरह मना रहे हो सब में थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। एग्जाम में क्या पता आप जो फेस्टिवल अभी मना के गए हैं वही फेस्टिवल पूछ लेगी कब मनाया गया, कितने तारीख को मनाया जाता है। और जैसे पूछ लेता है छठ कहाँ मनाया जाता है बिहार में, दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। होली कहाँ मनाया जाता है? वृंदावन में। और भी बहुत सारे। अब इसी में जो जैसे पीछे हम फसल उत्सव देखे थे, जैसे कि बैसाखी देखें, एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा। तो यहीं पर अगर हम बात करें कहाँ का? केरला का। केरल, तो केरल में मनाया जाता है ओणम। कुछ याद आ रहा हो? और इसी ओणम फेस्टिवल के साथ ही कथक कली नृत्य भी करते हैं सब। एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय डांस है। देखिए हमारे देश में टोटल अभी 8 क्लासिकल डांस है, ठीक। ये है भारत नाट्य एकेडमी के द्वारा, ठीक, भारत नाटक एकेडमी के द्वारा। लेकिन हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, उन्होंने एक और छाऊ को, CHAU छाऊ को भी उसमें जोड़ दिया है। तो अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री हमारा 9 है क्लासिकल लैंग्वेज, लेकिन भारत नाट्य एकेडमी यानी कि नेशनल जो भी भारत नाट्य एकेडमी उसके द्वारा जो है 80 माना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट कितने हैं, तो बोल दिएगा 8। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो बोलिएगा तो 9, ठीक है। 9 में भी इसको ऐड किया गया था कुछ साल पहले। ऐसी प्रकार से हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज पहले कितने थे? 6, अभी उसमें 5 और ऐड हुए हैं, तो हो गया टोटल कितना? 11। ये भी करंट का है, ये सब करंट में करवाया जाएगा। तो ये सब जो है ना, अब उसमें भी बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें जो है कंट्रीब्यूट में आ रहा है कि नहीं, एक कुछ और जोड़ा गया था, फिर एक कुछ और हटाया गया, वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी जो भी है एग्जाम में क्लासिकल लैंग्वेज का जो है फर्स्ट जो बना था, कब बना था? 2004 में, मलयालम। तो अब अगले टॉपिक में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज अवार्डेड द 1913 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। अब नोबेल प्राइज जो है किसी भी एग्जाम, खास करके रेलवे, बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस टॉपिक है। इससे आपको लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पूरा देख ही लेते हैं, नोबेल प्राइज का काम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है क्या? तो 1913 में नोबेल प्राइज किसको मिला था? देखिए हम इसमें नोबेल प्राइज वही देखेंगे जो इंडियन को मिला है, पहली बात, यानी कि भारतीय जो है उनको। तो देखिए हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था। कब? 1913 में। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको नोबेल प्राइज देना पड़ा? इन्होंने गीतांजलि लिखा था, ठीक, गीतांजलि। और गीतांजलि को के लिए इनको मिला, लेकिन गीतांजलि के लिए मिला, लेकिन इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, जब इसका ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, उसके बाद मिला था। तो इन्होंने गीतांजलि तो 1910 में लिख दिया। फिर एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, एक तरफ से ये मतलब कि ब्रिटिश पोएट थे, W.B. ईयर्स। इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद फिर ये सेलेक्ट किया गया 1913 के नोबेल के लिए, ठीक। तो फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज, ठीक, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, गीतांजलि के लिए। फिर उसके बाद फिर आता है कब? फिर मतलब ये देखिए 1913 के बाद एक लंबा समय चलता है। कब? 1930, 1330, कंफ्यूजन होता है ना, 30 बोल रहा है 13 बोल रहा है। तो 1930 इसमें मिलता था CV रमन जी को। CV रमन जी ने क्या किया था भाई, किस लिए इनको मिला? तो 1930 में उनको, CV रमन को दिया गया नोबेल प्राइज, किस चीज के लिए? तो रमन इफेक्ट के लिए। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो था फिजिक्स में पहली बार, तो फिजिक्स में फर्स्ट इंडियन जिसको फिजिक्स में नोबेल मिला है वो थे CV रमन। किसमें? फिजिक्स में। और इनको जो है लिटरेचर में मिला है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये भी फर्स्ट इंडियन है जिनको लिटरेचर में मिला है। फिर इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट पेज लेता हूँ। फिर बात करें तो हरगोविंद खुराना जी, हरगोविंद खुराना जी, इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन कब दिया गया ये भी डेट पूछ लेता है कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला हरगोविंद खुराना को। तो 1968 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और इनको मेडिसिन के टर्म में दिया था। किसमें?
मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में इन्होंने क्या किया था, इंटरसेप्शन ऑफ द जेनेटिक कोड का इन्होंने इंटरसेप्शन किया था एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस, ये दोनों चीज ध्यान में रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये। कौन कौन, जेनेटिक कोड्स और दूसरा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीजें हो गए हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन से। उसके बाद फिर आते हैं मदर टेरेसा। देखिए एक सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं। मदर टेरेसा, इनको कब मिलता है, मदर टेरेसा जी को दिया गया था सन 1969, इनके 11 साल बाद, 1979 हो गया यार, सॉरी 1979। अब मदर टेरेसा देखिए ये बहुत ही शांति के लिए बहुत सारी चीज करते रहती थी, तो इनको दिया गया था पीस में यानी कि शांति में, शांति, ओम शांति शांति, ठीक है। अच्छा, इनका एक्चुअली क्या था, ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया था इन्होंने, किसके, पुअर के साथ, मानवता वाला काम, इसलिए इनको मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया पीस के लिए। फिर आते हैं, अच्छा इनके साथ इसके बाद फिर आते हैं एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ये भी एक महान व्यक्ति थे हमारे देश के। एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जी को भी दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1983। देखिए सब ध्यान में रखिएगा, डेट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये है एनटीपीसी में क्या है ना, जो स्टडी बोलते हैं ना, यही सब चीजें पूछा जाता है, बाद में कंफ्यूजन, अरे यार 68 तो उसका था, 68 इसका था, यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता दोस्त, पहले से उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। जितना आपको करवाया जाए फिर उतना ही कर लेना, आपके एग्जाम में जीएस में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, आराम से 30-35 क्वेश्चन पहुंचेंगे आप, ठीक है। तो एस चंद्रशेखरन जो है 1983 में इनको दिया गया, और किस चीज के लिए दिया, स्ट्रक्चर एंड द इवोल्यूशन ऑफ द स्टार। इन्होंने बस यहां से अब स्टार को ध्यान में रखिए, एस चंद्रशेखर जो है एस से, एस यहां पर एस से स्टार, और उसी एस से यहां स्ट्रक्चर हो गया एंड इवोल्यूशन हो गया, मतलब उसका डेवलपमेंट हो गया, विकास करना हो गया, उसका मतलब एक तरफ संरचना और विकास का, स्ट्रक्चर का जो भी चीजें हैं उसके बारे में ध्यान रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से अब स्टार रख लिए एस चंद्रशेखर 1983 में। अच्छा इनको किस फील्ड में मिला था, तो ये भी तो पूछा जाता है ना किस फील्ड में, तो ये थे फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड एस चंद्रशेखर 1983। देखिए मैं जब दिया था ना एनटीपीसी फर्स्ट, जिसमें मेरा आया एनटीपीसी में, देखिए मार्क बताने कोई मतलब नहीं क्योंकि वो एग्जाम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ 86 पॉइंट समथिंग था। तो इसमें जो हमारा पूछा गया था नोबेल प्राइज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो हमसे पूछा गया था यही एस चंद्रशेखरन से रिलेटेड, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन है जिनको 2 बार नोबेल नहीं मिला था, जिनको 2 बार नोबेल नहीं पाया, तो वो भी हमें आपको बताता हूँ। अभी इसको करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर ले, इंडिया में किसको किसको मिला है, ठीक। उसके बाद फिर आते हैं चंद्रशेखर के बाद अमर्त्य सेन, बहुत ही फेमस पर्सन। अभी अमर्त्य सेन भी न्यूज में थे, बताइए किस लिए, अभी नहीं मतलब नवंबर टाइम में, अक्टूबर नवंबर में अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अब देखिए यहां से एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या, जैसे कि आपको बताया गया रविन्द्रनाथ टैगोर कब, 1913। उसके बाद सीवी रमन कब बोला गया, 1930। उसके बाद फिर आपको बताया गया था हरगोविंद खुराना कब, 1968। उसके बाद भी बताया गया क्या, मदर टेरेसा कब, 11 साल बाद, 1979। उसके बाद फिर एस चंद्रशेखरन को बताया गया, सॉरी 1983, 4 साल बाद। उसके बाद भी बताया गया अमर्त्य सेन जो कि अभी चल रहा है कब, 1998। तो अब ऐसे एक बार रिकॉल कर लिया कीजिए ना, आपको याद रहेगा, और ये सब चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन को 1998 में मिलता है, किस चीज के लिए, कि भैया एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक फील्ड में मिला था इनको, किसके लिए, वेलफेयर इकोनॉमी, इसके लिए वेलफेयर
इकोनॉमी के लिए मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज। ठीक, ये भी इंडियन थे। एक और इसके बाद मिला VS नैपाल, PAUL। VS नैपाल को बुक भी बहुत सारे लिखे थे, इसके लिए भी इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है, ऐसा बात नहीं है। VS नैपाल यानी कि विद्याधर सूरज प्रसाद नैपाल, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल नेम क्या है, तो विद्याधर सूरज प्रसाद नैपाल। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर इनको मिला कब था, तो 2001 में, 2001 में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। और 2001 में इनको किस चीज के लिए, तो सिंपल वही, देखिए लिटरेचर है, बुक लिखे हैं, लिखते थे, तो लिटरेचर के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं। इसके बाद एक है V रामाकृष्ण, मतलब कि वेंकट रमन रामाकृष्ण। वेंकट रमन रामाकृष्ण, इनका क्या था, इनको कब दिया गया, तो 2009 में। मतलब एक तो सब देख रहे होंगे सीक्वेंस में, देखिए तो बीच बीच में इंडियन घुसे जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि छोड़ के बैठे हुए, अपना प्रयास रखे हुए, बीच बीच में मौका मिल रहा है ले ले रहे हैं। इसमें क्या था, इनको ना, इनको दिया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में। और केमिस्ट्री में किस चीज के लिए, राइबोसोम, राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इनको दिया गया था। किसमें, केमिस्ट्री। ठीक, राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। तो बस राइबोसोम आप ध्यान में रखिएगा, और यही मिलता है एग्जाम में। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं कैलाश सत्यार्थी। अब आती है 2014 में, मलाला यूसुफ के साथ जो मिला था, उसमें बहुत न्यूज में थे 2014 में। कैलाश सत्यार्थी 2014 में मलाला यूसुफ के साथ मिला था, किस चीज के लिए, तो पीस के लिए। ठीक है, एक एक्चुअली इन लोगों का मेन जोर था किसमें, राइट टू एजुकेशन, किसका, बच्चों का, चाइल्ड को एजुकेशन के लिए, राइट ऑफ एजुकेशन या राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन टू एजुकेशन, इन्होंने फोकस किया था 2014 में। अब ध्यान रखिए कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी अभी पूछा था कब मिला था, किसके साथ मिला था, क्यों मिला था। मलाला यूसुफजई भी मनाते हैं कुछ जुलाई वगैरह में, ध्यान दीजिएगा, अगर मिल देगा तो बताइए, मतलब कि कमेंट कीजिए, ये बोल रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद आते हैं अभिजीत विनायक बनर्जी। इनको भी अपने वाइफ के साथ इन्होंने मेहनत किया, वाइफ के साथ मेहनत किया, दिन रात लगा कर अपना काम किया, और इन्होंने भी नोबेल प्राइज हासिल कर लिया। ठीक, तो कौन है, अभिजीत, अभिजीत जी हैं विनायक बनर्जी। अभिजीत विनायक बनर्जी, इनको मिला था कब, 2019 में। ठीक, तो किस चीज के लिए मिला था इनको, तो इनको मिला था इकोनॉमी के फील्ड में। किसमें, इकोनॉमी। और इनके साथ दो लोग और थे, एक तो थी इनकी वाइफ जिसका नाम था एस्टर डफलो, कौन, एस्टर डफलो, और दूसरे एक और यूएस व्यक्ति थे, उनका नाम था माइकल क्रेमर, माइकल CREMER, सॉरी, माइकल क्रेमर। तो इन दोनों के साथ अभिजीत बनर्जी को भी मिला था, मतलब 3 लोगों को मिला था। तो मुद्दा ये नहीं किसको मिला क्या मिला, आपको ये ध्यान रखना है कि ई डफलो को भी मिला था और अभिजीत बनर्जी दोनों को भी मिला है। ई डफलो जो है इनकी वाइफ है, हाँ वो अलग बात है कि वो इंडियन नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ है। ठीक, तो इनको किस चीज के लिए दिया गया था, तो एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, मतलब कि वैश्विक भुखमरी से रिगार्डिंग इनको दिया गया था। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। अब कुछ चीजें और आते हैं, जैसे देखिए महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, बापू बोलते हैं, बाबू नहीं, राष्ट्रपिता यानी कि बापू, महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म 1869 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर को ही हम विभिन्न दिवस मनाते हैं, जैसे स्वच्छ भारत दिवस, अहिंसा दिवस, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक, तो एक तरफ से देखिए तो महात्मा गांधी मतलब एक युग थे, वो पूरा युग पुरुष का भी संज्ञा दी गई है इनको। एक तरफ से बोलिए तो पूरा युग थे। देखिए बुराई करना बड़ाई करना अलग बात है, लेकिन उनको अगर आप ठीक से पढ़े ना,
ठीक से उनके वर्कों कामों उनको कामों को, उनके काम के तरीका को, उनके जो भी थी कि मतलब कि क्या बोलते हैं, पेशेंस, धैर्य और उनके विचारों को अगर ठीक से आप देखें तो फिर गांधी जी को समझना बहुत मुश्किल, बहुत टफ व्यक्ति हैं ये, इतना आसानी नहीं समझ जाएगा। देखिए गांधी जी का कहना क्या था ना, ये अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के ऊपर चोट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं। अब उसके अंदर जो छोटा सा दिल है ना, और ये छोटा सा दिमाग, अगर इसमें आप अटैक करेंगे तभी जाए कुछ काम होगा। मतलब कि अगर जब तक उसका दिल परिवर्तन नहीं होगा, अब कुछ भी कीजिए, थोड़ा देने के लिए कुछ दबेगा फिर उड़ जाएगा, लेकिन अगर दिल परिवर्तन हो गया तो वो बदल जाएगा एकदम से। तो आपको उसके दिल को बदलना है, उसके मन को, उसके सोच को बदलना है, ठीक। और उनका यही था कि हम शांतिपूर्वक अहिंसा के साथ अपना काम करेंगे, हम इसको मारेंगे कोई मतलब नहीं है, 4 दिन बेड में रहेगा, उठ के आएगा फिर से लग जाएगा, लेकिन हम उसके दिल को ही अगर हम बदल दें, उसकी सोच को बदल दें, उसके माइंड को बदल दें, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर हम जैसे बोलेंगे हमारे हिसाब से चलेगा ना, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन होगा, फिर होगा तो सॉलिड होगा। तो वही थोड़ा सा समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन सॉलिड पढ़ाई कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए महात्मा गांधी से बात, सॉरी हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए यार, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। उनका भी बहुत सारी चीजें ऐसी कृतियां हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी करेंगे, हिस्ट्री में करेंगे, लेकिन अभी नहीं। नहीं तो इसको स्टैटिक में डाल देंगे, स्टैटिक में उनका बहुत सारी चीजें जो पूछे जाते हैं वो सब स्टैटिक में डालता हूँ। स्टैटिक में एक्चुअली वही टॉपिक में उठा रहा हूँ, लगभग 150 क्वेश्चन मुझे करवाना है, 150 टॉपिक करवाना है स्टैटिक पोर्शन में, जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेगा यार, ठीक। तो बस आप करते जाइए। तो यहाँ से क्या है, महात्मा गांधी, इनको 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। क्या किया गया, नामांकन किया गया। अब ये मत कह दीजिएगा 5 बार नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि एक बंदा हमको मिला भाई, उसने बोला सर 5 बार तुमको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनको प्राइज हम उसको मारे आंसर में, लेकिन गलत हो गया मेरा। हम कहे यार 5 बार उसको उनको मतलब, सॉरी गलत वर्ड निकल गया, उनको थोड़ा इज्जत रखना पड़ेगा भाई, रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा। उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया, मतलब कि नामांकन किया गया था, लेकिन मिला नहीं था, ठीक। तो अच्छा ये पूछ जाता है कब कब नामांकन हुआ था, कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो 1937 में नामांकन हुआ, और सबसे लास्ट में कब हुआ, 1948 में। 1937 के बाद 38 के बाद 39, 3 साल कंटिन्यू नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, और वो भी किस कैटेगरी में, तो शांति की कैटेगरी में, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1947 और 1948 2 बार और किया गया। तो अब इसे ध्यान रख ले, 37, 38, 39, उसके बाद 47, 48। अच्छा देखिए नहीं मिलने का भी कारण है, फिर वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते। तो हम लोगों ने क्या देखिए, नोबेल प्राइज इंडिया से किसी को दिया गया है। अभी देखिए इस बार का नोबेल प्राइज पढ़ाई कर लीजिएगा, बाकी करंट अफेयर में करवाऊंगा हूँ, लेकिन हाँ आपको पढ़ना है, अभी आप पढ़ कर रेडी रहिए। लेकिन नोबेल प्राइज उसके बाद फिर क्या होता है, नोबेल प्राइज में 5 बार महात्मा गांधी जी को भी काम हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर हमारे देश क्या नोबेल प्राइज में, अभी इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि नोबेल प्राइज के लिए जैसे कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, वो सब करंट अफेयर जो देखेंगे, लेकिन हम बता देता हूँ जनरली। ये भी पूछ लेता है जैसे कि फिजिक्स हो गया, उसके बाद फिर केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिर आप बोलिएगा तो इकोनॉमी। इसके लिए जो एकेडमी है यानी कि इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। बस इतना ध्यान में रखिए, रॉयल स्वीडिश, ठीक, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ये ध्यान में रखिएगा, रॉयल स्वीडिश दोनों को साथ में। इसके बाद फिर एक और है, उसको बोलते हैं लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर के फील्ड में जो दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये है स्वीडिश एकेडमी। देखिए यहाँ पर भी स्वीडिश एकेडमी है, लेकिन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर एक आता है पीस, शांति भाव, शांति के लिए कौन सोचता है भाई, वो है नॉर्वेजियन, यानी कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। तो बस नॉर्वेजियन नोबेल आप ध्यान में रखिए, और कमेटी तो चलिए ठीक है, ये हो गया पीस। उसके बाद फिर एक बात और रह गया आपको, कौन सा,
आपने कहेंगे सर नोबेल तो दिया जाता है 6 फील्डों में। कितने फील्डों में? 6 फील्डों में। आपने बताया कि पांचे को अभी 3 2 5 एक तो कौन छूट गया, तो ई है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बोले तो वही मेडिकल साइंस, मेडिसिन वाला। अब मेडिसिन में ये देता है कौन? तो भैया देखो मेडिसिन यार डॉक्टरों का तो बहुत जरूरी है ना, किनारे रखा जाता है इसको डॉक्टरों को शोरगुल बाकी सबसे, इसलिए इसको सबसे अलग कर दिया गया। और वो दिया देता है कौन? नोबल असेंबली। तो ये दिया जाता है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को दिया जाता है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। हो गया 6। अब तो दिक्कत नहीं, अब तो कोई नहीं छूटा ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा आगे इसको बढ़ते हैं कि देखिए नोवेल क्या है, किस चीज में क्या है, कब स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो देख लीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है, नोवेल का देखिए फाउंडेशन हुआ था 1901 में, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, अल्फ्रेड वन हार्ड नोवेल के द्वारा इसका शुरू किया गया था। 1897 में डायनामिक बनाया था इन्होंने, डायनामाइट। डायनामाइट से रिलेटेड चीजों में बाकी आपको कहानी सब पती होगी, तो वो सब चीजों के पीछे हमको नहीं पड़ना है। इन्होंने ससुरा डायनामाइट बना दिया। डायनामाइट से क्या हुआ कि इतना लोगों को वो नुकसान हुआ, उससे देखा, फिर इनके हृदय में परिवर्तन आया। हृदय में परिवर्तन आया तो कहा भाई जो भी उससे पैसा मिलने वाला है सब इसमें से नोबेल प्राइज दिया जाएगा, जो भी साइंस एंड डेवलपमेंट में इस सब में ध्यान देता है, कुछ ऐसा ही था, ठीक। तो 1800 देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है आपको, इससे नहीं साइंस में आता है कि डायनामाइट का कब बनाया गया था। तो 1800 या डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था? 1867 में। और नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ? तो 1901 में। यानी कि किसने बनाया था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा ये नोबेल प्राइज के लिए मतलब जो भी है एक तरफ से योगदान है, ट्रस्ट चलाया गया था, ठीक। शुरुआती के दौर में नोबेल प्राइज में केवल 5 फील्ड थे। कौन से थे? स्टार्टिंग में यानी कि जब 1901 में नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया गया उस समय टोटल मात्र 5 ही सब्जेक्ट में दिए जाते थे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 6 सब्जेक्ट, तो ससुरा ये कौन सा सब्जेक्ट था जो बाद में आ गया, या फिर ये है कौन जो पीछे आया? तो वो था इकोनॉमिक्स। कब आता है? तो 1967 में, ठीक है। अब आपको कुछ ध्यान में आया? 1867 हम लोगों ने देखा क्या? डायनामाइट का आविष्कार। उसके 100 साल के बाद इकोनॉमी, यानी कि डायनामाइट में खर्चा क्या हो रहा है इससे, उसके बारे में भी सोचा गया 100 ईयर के बाद, ठीक है। देख रहे हैं, लेकिन बात तो कर दिए सब, लेकिन देने के बारे में भाई अब वही है, हम योजना तो बना दिए कि देंगे, लेकिन हम देंगे कैसे देंगे, कब देंगे? तो 2 साल लगा इन लोगों को विचार विमर्श करने में कि नहीं हाँ देते हैं। तो 1969 में फिर इन्होंने दिया। तो पहली बार इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला 1969। नोबेल प्राइज में इकोनॉमी को शामिल किया गया 1967। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, देखिए 1974 तक ये मतलब कि मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद इसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, किन को मरणोपरांत दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो केवल और केवल 2 ही पर्सन है, 2 ही बार दिया गया। कब? एक तो 1931 में और एक है 1961 में। 1931 को किसको दिया गया था? एक्सला कार्ल फेल्डन। क्या नाम था? AXLA, एक्सले कार्ल फेल्डन, ठीक। और दूसरा जो 1961, यानी कि कितने साल के बाद? 30 साल के बाद। देख रहे हैं ना, 1931 के बाद 1961 दिया गया। किसको? हैमरसॉल्ट को दिया गया। और नोबेल प्राइज भी बहुत लंबा है यार, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पूरा आपको कंप्लीट ही कर दे, इसमें कुछ इसमें बचे ना नोबेल प्राइज में, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं। आप देखिए जिनको 2 बार दिया गया है, 2 टाइम्स जिनको दिया गया है, इसमें से जैसे कि नोबेल प्राइज विनर जो 2 बार कराए,
तो इसमें एक तो आ गई आपकी मैडम क्यूरी, बहुत ही फेमस पर्सन। ये मतलब ऐसी मैडम है ना, एक बार तो इन्होंने ले लिया फिजिक्स में, लेकिन इनका मन भरा नहीं, तो पहुंच गए फिर केमिस्ट्री में। कहीं मिल रहा है भाई ले लो, जब तक है जा लेते जाओ। तो फिजिक्स में इन्होंने कब लिया, कब 1903, मतलब कि 1901 में स्टार्ट हुआ, 1903 में इन्होंने नोबेल उठा लिया। देख रहे हैं, इसे कहते हैं जज्बा। कुछ सीखिए। अभी तो हम फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, साला फिर फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं लोग, इतना इन्होंने नोबेल उठा लिया 2 साल में। फिर 1911 में, अच्छा ये जो था केमिस्ट्री वाला, ये केमिस्ट्री में रेडियम के लिए, और फिजिक्स में इनको किसके लिए, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया था फिजिक्स में। यहां से हो गया आपका ये काम, ठीक। उसके बाद देखिए यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि ये थोड़ा सा बच जाएगा, लगभग आप देखेंगे तो एक स्लाइड का और रह जाएगा। चलिए इसको कर ही लेते हैं, लंबा होगा तो क्या करेंगे। देखो यार पढ़ाई लिखाई करो, और थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी जीके का जो भी सीरीज है ना, इसको ठीक से देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। काम क्यों नहीं हो जाएगा, आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने चक्कर में पड़ जा रहा हूँ, समस्या ये है, इसीलिए इसमें केवल हम, मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छूटे ना, इस चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है। और लोग फिर कहते हैं यार बहुत बड़ा बड़ा कर दिया हो, एक चीज ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिए। देखो अब क्या बोले, लेकिन तो मैं ये नहीं चाहता कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जो सीरियस है उनका नुकसान हो। यार छोड़िए बोलने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा लिनस पॉलिंग के बाद आते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, 1954 में एक बार इनको मिला, अरे कब मिला, 1962 में। बस ये पूछा जाता है कि इनमें से किसको दिया गया था, इनमें से किसको नहीं दिया गया था। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार मिला है, 3rd और 4th, ठीक। 1954 में एक बार 1962 में, ये आप याद मत रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थ्योरी दिए थे इन्होंने केमिस्ट्री में, एक बार ये दिया गया था 1954 में। इस कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। फिर 3rd में अगर बात करें तो जॉन बार्डिन, और ये तो ऐसे भी पूछता है, क्यों पूछता है भैया, इन्होंने ही तो ट्रांजिस्टर बनाया था, इन्होंने बनाया था ना कि कोई और बनाया था। थे एक्चुअली 2-3 लोग थे, लेकिन जॉन बार्डिन का ही उसमें अच्छा खासा सहयोग था, तो इसलिए इनको मिला था 1956 में, ठीक। किसमें, तो फिजिक्स के कैटेगरी में। और फिर उसके बाद दोबारा इनको दिया गया 1972 में। इन्होंने क्या कर दिया कि भाई ट्रांजिस्टर से काम नहीं चलेगा, सुपर कंडक्टर थ्योरी दे दिया इन्होंने। सुपर कंडक्टर थ्योरी, तो आपसे पूछ लेता है कि भैया सुपर कंडक्टर थ्योरी किसने दिया, तब क्या बोलिएगा, जॉन बार्डर। अब आप बोलिएगा यार ये चीज पूछ लिया था, भाई ये यहां से नहीं पूछा सुपर कंडक्टर, ये इसलिए पूछा क्योंकि इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, इसीलिए इस व्यक्ति को नॉमिनेट करवा रहा है, मतलब आगे दिखा रहा है आपको। ये बातें समझ कीजिए। सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंप्यूटर आ गया सारा कंडक्टर के पीछे पड़े, लेकिन वो जॉन बॉर्डन के कारण ये सभी चीजें हो रहा है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ये चीज, ये सब जो है उसी के कारण हो रहा है। अच्छा सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है जरा बताइएगा तो, और कंडक्टिविटी कितना होता है। रेजिस्टेंस भैया निग्लिजिबल होता है, कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद फिर चौथा में आ जाता है फ्रेडरिक सेंगर। क्या नाम है, फ्रेडरिक सेंगर एक्चुअल में इनको भी 2 बार मिला है, और कब कब मिला है, 1958 और 1980 में। अब इनको इंसुलिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए एक बार मिला था, किसमें, केमिस्ट्री में, और दूसरी बार इनको मिला था 1980 में वायरस, देखिए वायरस से रिलेटेड, वायरस न्यूक्लियोटाइड के लिए मिला था 1980 में। तो हो गए फ्रेडरिक सेंगर। तो ये 4 लोग हैं, अब ध्यान के लिए एक बार फिर से सुन लीजिए।
आना तो बाद में आप घबरा जाइएगा। मैडम क्यूरी हो गई, लिनस पॉलिंग हो गए, जॉन बर्डिन हो गए एंड फ्रेडरिक सेंगर हो गए। इन लोगों को चार चार बार, दो दो बार मिला है ये चार लोगों को। ठीक, उसके बाद फिर 3 बार भी दिया गया नोबेल प्राइज। बोलिए कि सर 3 प्राइज लेने वाला कौन हो गया, यहाँ तो एको बार नहीं मिल रहा है। यहाँ एक एग्जाम नहीं करे बोला, इन्होंने 3 तो निकाल लिया है, वो भी इतना लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा। तो देखो यार, कुल मिला जुला के निकालने का ना, कोई भी कुछ भी चीज में आपका मन लगना चाहिए, उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपका मन और डेडिकेशन दोनों है ना, देखिए डेडिकेशन है तो मन ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिना डेडिकेशन का मन भी नहीं आता। मन भी बहुत बेवफा होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहती है आपको छोड़ करके। केवल आप ही की नहीं, सबकी मन इधर उधर जाती रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका, नोबेल का बात कर। तो 3 टाइम का अगर बात करें, 3 टाइम्स भी, तो इसमें थे इंटरनेशनल। तो ये कौन 3 बार पाने वाले थे? एक देखिए, कोई व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दिया गया था। इंटरनेशनल कमिटी, लिखना हो तो लिख लीजिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इनको कब कब दिया गया था? एक तो दिया गया 1917, फिर 1944, फिर 1963। ये हो गया, यहां तक हो गया। अब एक बात और ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिया गया, तो 1940 से 42, ये 3 साल जो है ना, 40, 41, 42, इस 3 सालों में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। यहीं से आपका नोबेल प्राइज का लगभग काम खत्म हो जाता है। अब आपको नोबेल प्राइज में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, और अब हम कंप्लीट, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको चाहिए बड़ा तो आप बताइएगा, ठीक, मतलब ज्यादा के मतलब कि बड़े लेंथ की वीडियो चाहिए हो तो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, एक चीज और, ये देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज लेके आया। अब इसमें देखिए हेडक्वार्टर बता दे रहा पूरा, वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ है, शिमला कॉन्फ्रेंस, गैल्वेनाइजेशन, फुल फॉर्म, और ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो यार।